हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका साथी अर्जुन और आज के इस सेशन में हम पूरे 2023 पूरे साल के 100 बेहतरीन राजस्थान के करंट अफेयर के प्रश्नों पर विश्लेषण करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आपको यहां पर एक से बढ़कर के एक जो है एमसीक्यूज मिलने वाला है, वो एक से बढ़कर एक इंपॉर्टेंट है और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लेकर के आया हूं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। हमेशा की तरह मित्रों, मैं यह फिर से कह रहा हूं कि एमसीक्यूज की वैल्यू तभी है जब आपने थ्योरी पढ़ी हो। थ्योरी ज़रूर पढ़ना, कहीं से भी आप पढ़ सकें तो आप उनकी थ्योरी ज़रूर पढ़ना। उसके बाद इन एमसीक्यूज को कहीं से भी सारे एमसीक्यूज को आप ज़रूर देखना, ताकि आपको जो है बहुत सारे डाउट्स जो क्लियर हो जाएंगे। एक प्रश्न के बिहाफ पे आप पूरा का पूरा उस थ्योरी पर जा नहीं सकते। इसलिए बड़े एग्जाम की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां आप अपना सिलेक्शन 100% लेना चाहते हैं, तो वहाँ पहले थ्योरी पढ़ना आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो मित्रों, आज के इस सेशन में मैं आपके लिए अपनी ओर से 100 ऐसे बेहतरीन प्रश्न जो 2023 में राजस्थान के करंट अफेयर से बनने योग्य थे, मैं बना करके लेकर के आया हूं। आप सबकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। जनता जनार्दन की जय बोल के आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। इसमें पूरा आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के 100 बेहतरीन प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न है, 25 नवंबर 2023 को राजस्थान की कुल कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हुए? वैसे तो मैंने इस सेशन में 4-5 ही सवाल रखे हैं विधानसभा के। विधानसभा से संबंधित सारे प्रश्नों को, जिसमें विधानसभा चुनाव 2023 है, उनसे संबंधित सारे प्रश्नों का एक अलग से वीडियो लेकर के आ गया था। आप YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर करंट अफेयर की वीडियो में आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और उसमें मैंने मुख्यमंत्री के बनने तक, निर्वाचन की उद्घोषणा से लेकर के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक के सारे प्रश्नों को शामिल किया है। तो जाकर के उनको जरूर देखिएगा। देखिए, पहले बात करते हैं 25 नवंबर 2023 को राजस्थान की कुल कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए। इसका उत्तर मैं आपको बाद में दूंगा। पहले हम इस पे एक एक व्याख्या करते हैं कि ये जो चुनाव थे, ये चुनाव किसने करवाए। तो मित्रों, ये चुनाव करवाए भारत निर्वाचन आयोग ने। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा ये चुनाव करवाए गए। अच्छा, राज्य की कौन सी विधानसभा के लिए चुनाव थे? तो यहाँ यह भी पूछा जा सकता है कि ये राज्य की 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव थे। 16वीं विधानसभा के लिए चुनाव थे, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा करवाए गए। अच्छा, अब इसमें पूछ रहा है कि राजस्थान में कुल कितनी सीटों पर संपन्न हुए। राजस्थान में कुल मित्रों 199 सीटों पर जो चुनाव है वो संपन्न हुए। सीटों की संख्या कुल कितनी है? 200। सीटों की संख्या, किसकी सीटों की संख्या? राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या वो है 200। पहली विधानसभा में 160 सीटें थी। पहली विधानसभा में 160 सीटें थी। चूंकि पहले विधानसभा का गठन 1952 में हुआ, तब तक राजस्थान के एकीकरण नहीं हुआ था और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान एकीकरण हुआ, तो यहाँ पर इतनी ही सीटें थी। अजमेर मेरवाड़ा इसका भाग नहीं था और उसकी जो 30 सीटों की विधानसभा थी वो अलग थी, वो इसमें शामिल नहीं थी। दूसरी विधानसभा जो 1957 में बनती है, उसके लिए सीटों की संख्या बढ़कर के आपकी 176 हो जाती है। तीसरी के लिए भी मित्रों 176 होती है और चौथी विधानसभा से पहले परिसीमन होता है। चौथी विधानसभा में ये सीटों की संख्या बढ़कर के 184 हो जाती है। पांचवी विधानसभा में भी ये सीटों की संख्या 184 होती है और छठी विधानसभा से पहली बार इन सीटों की संख्या 200 होती है। छठी से लेकर के वर्तमान 16वीं तक सीटों की संख्या यही है, 200 ही है। 2026 तक भी इनकी संख्या 200 ही रहने वाली है। तो एक सीट पर जिस पर चुनाव नहीं हुआ, हम उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं मित्रों। देखिए, श्री गंगानगर का विधानसभा क्षेत्र श्री करणपुर से आईएनसी प्रत्याशी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चुनाव प्रत्याशी श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, कौन? श्री गुरमीत सिंह कुन्नर का निधन हो गया। कब हुआ? 15 नवंबर को इनका निधन हो गया। 15 नवंबर 2023 को निधन हो गया। निधन से पहले इन्होंने पर्चा भर दिया था और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी का उम्मीदवार यदि निधन से पहले पर्चा भर देता है तो वहां पर चुनाव नहीं होते हैं। इस कारण आपके 200 में से 199 सीटों पर चुनाव नहीं, 199 सीटों पर चुनाव हुए और जो श्री करणपुर सीट थी वहां पर चुनाव नहीं हुए।
एक मजे की बात और है, 2013 में भी 199 सीटों पर चुनाव हुए थे और 2018 में भी 199 सीटों पर चुनाव हुए थे। मित्रों, ये लगातार तीसरा अवसर है जब राजस्थान में 200 में से 199 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 2018 की बात करें तो रामगढ़ अलवर विधानसभा से बसपा प्रत्याशी, बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का निधन हो गया। किसका? बसपा के प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का इसी तरह से पर्चा भरने के बाद उनका निधन हो गया, इसलिए जो चुनाव है वो 199 सीटों पर ही हुए थे। 2013 में चूरू विधानसभा से, चूरू से बीएसपी प्रत्याशी जगदीश मेघवाल, इनका निधन हो जाने के कारण भी चुनाव वहां पर बाद में हुए और ये लगातार तीसरा अवसर है जब राजस्थान में इस प्रकार से 199 सीटों पर चुनाव हुए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। देखिए, मैं आपके लिए यूट्यूब पे एक प्रयास कर रहा हूँ। यूट्यूब पर जिस चैनल पर आप देख रहे हैं, आपका एक छोटा सा परिवार है यूथ एजुकेशन, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करें। यहाँ पर मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए, आप जैसे मित्रों की सुविधा के लिए एक प्ले लिस्ट बना दी है। हालांकि 2 प्ले लिस्ट बनाई गई है यहाँ पर, और एक जूनियर अकाउंटेंट के लिए GF&AR के लिए है। दूसरी जो प्ले लिस्ट है मित्रों वो करंट अफेयर की है। वहाँ पर मैंने कई सारे वीडियोस डाल रखे हैं करंट अफेयर के लिए, तो आप उनमें से देख सकते हैं। राजस्थान का नवंबर के करंट अफेयर के 50 MCQ डाल रखे हैं, 37वें राष्ट्रीय खेल डाल रखे हैं मैंने, और इस तरह से मैंने विधानसभा चुनाव के 40 MCQ से भी ज़्यादा प्रश्न यहाँ डाल रखे हैं। और इन सब की PDF मित्रों आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, ये जो यूथ एजुकेशन आपका परिवार है, ये छोटा सा परिवार है, यहाँ पर जाइए। यहाँ पर आपको इस तरह से टेलीग्राम चैनल पर इन सब की PDF आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। आगे बढ़ते हैं मित्रों। दूसरा सवाल, निम्नलिखित में से सत्य कथनों की आपको पहचान करनी है। भजनलाल शर्मा राज्य के 14वें मुख्यमंत्री बने। भजनलाल शर्मा राज्य के 14वें क्रमांक के मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये जो कथन है ये बिल्कुल सही कथन है। दिया कुमारी एवं डॉक्टर प्रेमचंद जी बेरवा उप मुख्यमंत्री नियुक्त किए गए, ये भी कथन सही है। हम बात कर लेते हैं राज्य के पहले मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री श्री टीकाराम पालीवाल। और ये इसलिए निर्वाचित हो गए क्योंकि इसलिए निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री बन गए क्योंकि उस समय कांग्रेस ने पहली विधानसभा के चुनाव जयनारायण व्यास के नेतृत्व में लड़ा था, और जयनारायण जी व्यास जालोर ए और जोधपुर बी, इन दोनों सीट से चुनाव लड़े थे और दोनों सीट से ये चुनाव हार गए थे। बाद में इनके लिए किशनगढ़ उपचुनाव, किशनगढ़ जो सीट है वो खाली करवाई गई, वहाँ पर उपचुनाव करवाया गया। तो ये जो है मार्च 1952 से लेकर के नवंबर 1952 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और दिसंबर में ये बन जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 12वें मुख्यमंत्री, और हम 13वें मुख्यमंत्री के बाद बात कर लेते हैं। 12वें मुख्यमंत्री आपके श्री अशोक गहलोत बनते हैं। व्यक्ति के हिसाब से ये 12वें मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। 13वें मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे थी। तेरहवें मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे थी। इस बार दिया कुमारी जी विद्याधर नगर से चुनाव जीत करके आए हैं। विद्याधर नगर जयपुर से चुनाव जीत करके आए हैं और सर्वाधिक बड़ी जीत है उनकी, सबसे बड़ी जीत पूरे राज्य में, सबसे बड़ी जीत उनकी थी। 73,000 प्लस वोटों से वो जीत करके आए। डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा दूदू से बाबूलाल नागर को हरा करके विधायक बने और इन दोनों को उप मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाया गया। तो भजनलाल शर्मा राज्य के 14वें मुख्यमंत्री और दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो कथन सी जो मित्र है वो इसका राइट आंसर है। केवल एक नहीं, एक भी सही है, दूसरा भी सही है, तो दोनों सही है। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? तो राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा जो है आपके मित्रों सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं और ये पहली बार विधायक बने हैं। पहली बार विधायक बने हैं। विद्याधर नगर से श्रीमती दिया कुमारी जी जीत करके आए हैं।
भरतपुर के तो सीएम साहब रहने वाले हैं, मूलतः भरतपुर के हैं और जयपुर में संघ पृष्ठभूमि से हैं। दूदू से आपके डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जो ये दोनों उप मुख्यमंत्री है और ये जीत करके आए। इन्होंने हराया किसको? बाबूलाल नागर को, जो कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। दिया कुमारी जी ने किसको हराया? श्री सीताराम अग्रवाल को हराया, कांग्रेस के प्रत्याशी श्री सीताराम अग्रवाल को हराया। प्रश्न में वापस आते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा किस विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? तो राइट आंसर मित्रों आपको इसका क्या हो जाएगा? सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं और आप पहली बार विधायक बनकर के आए हैं। इससे पहले आपको विधायक बनने का मित्रों जो है अनुभव नहीं था। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में कुल कितने प्रतिशत मतदान संपन्न हुआ? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। 74.17% या 75.45% या 75.68% या 71.23%। इसका जो मित्रों राइट आंसर है वो है 75.45%। इससे संबंधित कुछ और बातें, ये अब तक का रिकॉर्ड सर्वाधिक मतदान है। इससे पहले इतना मतदान कभी नहीं हुआ। रिकॉर्ड सर्वाधिक मतदान है अब तक का। 16 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है। एक आपके वोट हुए ईवीएम से और एक हुए आपके पोस्टल बैलेट से, डाक मतपत्र से। तो डाक मतपत्र से कुल मतों का 0.83% हुआ और पोस्टल बैलेट से 74.62% मतदान हुआ। और यदि हम कुल बात कर लेते हैं कुल मतदान की मित्रों, तो वो आपके 75.45% हुआ है। इन तीनों में से आपसे कोई भी फिगर पूछा जा सकता है। मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर है? मेरी माटी मेरा देश अभियान, देखिए एक अभियान चलाया गया था, मेरी माटी मेरा देश। ये अभियान दरअसल देश भर के सभी कस्बों से मिट्टी इकट्ठी की गई और उस मिट्टी से दिल्ली में अमृत उद्यान बनाया जाएगा। ये एक अभियान चलाया गया था। और ये किस लिए चलाया गया था मित्रों? ये आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन का कार्यक्रम था। आज़ादी का अमृत महोत्सव, यानी कि अपने को देश को आज़ाद हुए 75 साल 2023 में हो जाएंगे। तो 12 मार्च 2021 को इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 12 मार्च 2021 से अगले 75 सप्ताह तक, अगले 75 सप्ताह तक, यानी कि 15 अगस्त तक, 15 अगस्त 2023 तक कई सारे कार्यक्रम किए गए। उनमें से एक कार्यक्रम था इसके समापन का, मेरी माटी मेरा देश अभियान। इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले में राजस्थान राज्य जो मित्रों हैं वो आपके तीसरे स्थान पर रहा है, संयुक्त रूप से रहा है। पहले स्थान पर बात करें तो पहले स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा है। दूसरे स्थान पे बात करें मित्रों तो दूसरे स्थान पे आपका गुजरात राज्य रहा है। तीसरे स्थान पे दो राज्य रहे हैं, एक तो हरियाणा रहा है और हरियाणा के साथ संयुक्त रूप से राजस्थान रहा है। तो ये दोनों राज्य संयुक्त रूप से रहे हैं। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में मित्रों पूछा जा सकता है। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों के साथ इस सेशन को शेयर ज़रूर कर दें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट तक जो है इसकी जानकारी पहुंचाई जा सकें। 19वें एशियाई खेलों में राजस्थान से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 19वें एशियाई खेलों में राजस्थान से कुल कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 20, 21, 22 या 23? तो राजस्थान से कुल 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया और कई सारे खिलाड़ी पदक जीत करके भी आए। जैसे कबड्डी की पुरुष टीम में सचिन तंवर थे, महिला टीम में साक्षी थी। इस तरह से कई सारे खिलाड़ी, घुड़सवारी की टीम में दिव्य कीर्ति सिंह थी। इस तरह से कई सारे खिलाड़ी पदक विजेताओं में भी शामिल थे। 19वें
19वें एशियाई खेल 2023 आयोजन कहाँ हुआ? हांगझोउ, चीन में। अगले जो खेल होंगे मित्रों आगामी, यानी हम कह सकते हैं 20वें, तो वो होंगे जापान के नागोया में। जापान के नागोया शहर में आयोजित होंगे। इसमें भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा और पहली बार भारत ने 100 से अधिक पदक जीते। पहली बार 100 से अधिक पदक जीते। 107 पदक जीते। कितने पदक? 107 पदक। दो बार भारत इन खेलों की मेजबानी कर चुका है। पहले एशियन गेम्स 1951 में और 9वें एशियन गेम्स 1982 में। इन दोनों एशियन गेम्स की मेजबानी भारत द्वारा मित्रों अब तक की जा चुकी है। तो प्रश्न के अनुसार कई सारे फैक्ट आपको मैं यहाँ पर साथ में बता रहा हूँ, इनको भी आपको साथ साथ लेकर के चलना है। राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार वर्ष 2023-24 हेतु किसे दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मित्रों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहली बात तो राजस्थान भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी है कहाँ पर? तो मित्रों यह है बीकानेर में। कहाँ पर है यह संस्कृति अकादमी जो है आपकी? यह है बीकानेर में और इसकी जो स्थापना है 1983 में हुई। कब हुई? इसकी स्थापना 1983 में हुई और इसके जो अध्यक्ष वर्तमान में है वो है शिवराज छंगानी। कौन है? शिवराज छंगानी वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है। वापस आते हैं, इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार है और वर्ष 2023-24 से तो ये पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको दिया गया है मित्रों? ये दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। राइट आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह और इनकी कृति का नाम है कुदरत सु कुचमाद। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की कृति का नाम है कुदरत सु कुचमाद। आगे हम देखते हैं महेंद्र मोदी, रेणुका व्यास और डॉक्टर हाकम अली को इनको भी अलग अलग पुरस्कार दिए गए हैं। महेंद्र मोदी को शिवचंद भरतिया पुरस्कार दिया गया है। शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार इनको दिया गया है महेंद्र मोदी को। इसके अलावा डॉक्टर रेणुका व्यास को मुरलीधर व्यास कथा साहित्य सम्मान, डॉक्टर हाकम अली को पत्रकारिता के क्षेत्र में राजस्थानी की पत्रकारिता निकालने के लिए, पत्रिका निकालने के लिए दिया गया है। रेणुका व्यास को धिंगानो धनियाप के लिए दिया गया है। तो ये आप पूरे अवार्ड जाकर के देखिएगा। राजस्थान की 16वीं विधानसभा हेतु कुल कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई? इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इस प्रश्न का आपको राइट आंसर दे देता हूं। इस बार जो महिला विधायक हुई वो हुई 20। अपन बात कर लेते हैं 2018 में। 2018 में थी 24, 2023 में हो गई 20। कम कितनी हो गई? 4 कम हो गई। अच्छा, ये 20 जो हुए हैं, इन 20 में से 9 महिलाएं बीजेपी से चुन करके आई है, 9 महिलाएं कांग्रेस से चुन करके आई है और 2 महिलाएं निर्दलीय चुन करके आई है। ठीक है ना? ये हो गई आपके। इसमें चुनाव जो लड़ा, निर्वाचन लड़ा मित्रों, 50 महिला उम्मीदवारों ने निर्वाचन लड़ा। मैं राष्ट्रीय पार्टी से बात कर रहा हूं, महिला उम्मीदवारों ने, जिसमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस से 28 थी, बीजेपी से 20 थी और 2 ये जो निर्दलीय जीत करके आई ये भी इसमें शामिल थी। तो 2023 में विधायिका महिला विधायकों की संख्या 199 में से 20 ही थी। इन 20 में से एससी की 7 महिला विधायक है और एसटी की आपके 2 महिला विधायक है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राजस्थान की 16वीं विधानसभा हेतु कुल कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई? राइट आंसर 20। 2018 में 24 थी, इस बार 20 हुई है, 4 कम हुई है। इन 20 में से 7 एससी की है, 2 एसटी की है और इन 20 में से यदि 20 की हम बात करें तो 9 बीजेपी से चुन करके आई है महिलाएं, 9 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुन करके आई है, 2 महिलाएं निर्दलीय चुन करके आई है।
19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पहले मैं इनका उत्तर बता देता हूं। इनका जो संबंध है वो घुड़सवारी खेल से है। 19वें एशियाई खेल 41 वर्ष बाद घुड़सवारी में भारत को गोल्ड मिला। घुड़सवारी में भारत को स्वर्ण पदक मिला और स्वर्ण पदक विजेता टीम का हिस्सा थी। स्वर्ण विजेता जो 4 सदस्यीय टीम थी, स्वर्ण विजेता की टीम का हिस्सा कौन थी? टीम का हिस्सा दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह का मूल जो संबंध है मूलतः नागौर से है, नागौर के पीहू गांव से है। वर्तमान में आप जयपुर में रहते हैं। इसके अलावा इनको विधानसभा चुनावों में स्टेट इलेक्शन आइकन के रूप में भी नियुक्त किया गया। स्टेट इलेक्शन आइकॉन के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया। इसके अलावा मित्रों इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है। अर्जुन पुरस्कार 2023 का मिला है और अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला घुड़सवार है। पहली महिला घुड़सवार है। कौन है पहली महिला घुड़सवार? दिव्य कीर्ति सिंह। तो इतने सारे फैक्ट आपको यहाँ पर इसके साथ साथ मैं बता रहा हूँ। ये सारे फैक्ट आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से कहीं से भी कोई भी सवाल बन सकता है। 19वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है इनका संबंध घुड़सवारी खेल से है। मूलतः नागौर के पीहू गांव से है। वर्तमान में जयपुर में रहते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 में इनको स्टेट इलेक्शन आइकन के रूप में जो है वो बनाया गया और अर्जुन पुरस्कार 2023 इनको मिला है। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो पहली महिला है घुड़सवार है। 19वें एशियाई खेलों में 41 वर्षों बाद ये भारत की किसी भी टीम को घुड़सवारी में गोल्ड मिला है और उस टीम का ये भी हिस्सा थे। राज्य की पहली नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया? कामली घाट से उदयपुर नहीं, मारवाड़ जंक्शन से कामली घाट के बीच में चलेगी। और मारवाड़ जंक्शन मित्रों आपके पड़ता है पाली में और यहां से ये जो ट्रेन है यहां से यहां तक चलेगी, कामली घाट तक चलेगी। ये जो पहले राजस्थान की नैरो गेज थी उसी को अब हेरिटेज लुक दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। राज्य में इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा कहाँ स्थापित होगा? तो राज्य में बहुत सारे पैनोरमाओं की स्थापना की गई है। उनमें से 7 पैनोरमाएं गवर्नमेंट कांग्रेस गवर्नमेंट ने जाते जाते की थी। उनमें से एक था इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा और ये जो इंदिरा महाशक्ति भारत पैनोरमा है ये पोखरण में स्थापित किया जाएगा। जैसलमेर के पोखरण कस्बे में इसकी जो स्थापना है मित्रों की जाएगी। राज्य का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। एग्जाम में आपसे यह सवाल पक्का पूछा जा सकता है। तो राज्य का दूसरा पासपोर्ट जो कार्यालय है मित्रों वो कोटा में स्थापित किया जाएगा। इससे संबंधित कुछ बातें हैं मैं आपको बता देता हूं। यह राज्य का तो दूसरा है ही है, देश का 37वां पासपोर्ट कार्यालय है। राज्य का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय और देश का यह है 37वां। इससे पहले यदि हम बात करें राज्य का पहला कहां पर है, तो राज्य का पहला पासपोर्ट कार्यालय जो मित्रों हैं वो जयपुर में स्थित है। दूसरा कोटा में खोला गया और ये देश का 37वां पासपोर्ट कार्यालय है। हाल ही में 3 अक्टूबर 2023 को राज्य की चौथी जंगल सफारी कहां शुरू की गई थी? जो जंगल सफारी है वो अभी तक राज्य में 4 जगह शुरू की गई है। इनमें से 3 तो पहले हो चुकी है, चौथी जो है वो कहाँ शुरू की गई? रणथंबोर, सरिस्का, कुंभलगढ़ या माउंट आबू? तो जो चौथी शुरू की गई है वो माउंट आबू की गई है। राज्य की जो सबसे पहली जंगल सफारी शुरू की गई थी वो की गई थी रणथंबोर सवाई माधोपुर में। दूसरी मित्रों सरिस्का में की गई थी और तीसरी कुंभलगढ़ राजसमंद में की गई थी। और प्रश्न कह रहा है
चौथी, तो चौथी जंगल सफारी माउंट आबू में सिरोही में शुरू की गई। और ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ये प्रश्न सारे याद हो जाने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने चुनावों में शिकायत के तत्काल प्रभाव के निराकरण हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया? इंपॉर्टेंट है। उस ऐप का नाम क्या था? जिसमें यदि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो तो उसके ऊपर अगले 100 मिनट में एक्शन लेने के लिए एक ऐप भारत निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया। उस ऐप का नाम यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है। निर्वाचन सी विजिल, शिकायत या पहुंच, तो उस ऐप का राइट नाम क्या है? सी विजिल, ये इसका सही उत्तर है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में उल्लंघन के कौन कौन से मामले? जैसे कि रिश्वतखोरी हो, शराब बंट रही हो, धन बांटा जा रहा हो, है ना, इस तरह के मामले, उनकी कोई शिकायत आई तो इन सब के शिकायत के मामले में 100 मिनट में कार्यवाही करने के लिए 100 मिनट में कार्यवाही करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था? सी विजिल ऐप लॉन्च किया गया था। इंडिया टुडे द्वारा वीमेन समिट एंड अवार्ड समारोह में राज्य की कितनी प्रतिभाशाली या कितनी प्रभावशाली महिलाओं को सम्मानित किया गया? इंडिया टुडे पत्रिका द्वारा वुमेन समिट एंड अवार्ड जो है, उस समारोह में राज्य की 10 प्रभावशाली महिलाओं को इसमें जो मित्रों शामिल किया गया। राइट आंसर क्या है? 10। विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में अपना अलग अलग प्रभाव रखने वाली, बहुत बेहतरीन करियर बनाने वाले 10 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया है। राज्य में आम जन को विभिन्न योजना एवं सेवाओं का त्वरित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों। और ऐसा एक प्लेटफॉर्म कौन सा लॉन्च किया? तो उसका जो राइट आंसर है सहज, सुगम संपर्क या स्वतः, तो वो किया है स्वतः। उस प्लेटफॉर्म का नाम है स्वतः। सूचना एवं दूरसंचार विभाग, राज्य का सूचना एवं दूरसंचार विभाग आईटी डिपार्टमेंट ने 15 करोड़ की लागत से, कितनी लागत से? 15 करोड़ की लागत से इसका नाम जो है स्वतः शुरू किया है। ये मित्रों प्लेटफॉर्म जो स्वतः है, ये क्या काम करेगा? ये जो स्वतः है, ये आपके जन आधार के जो डेटाबेस है, जन आधार डेटाबेस के आधार पर, जन आधार डेटाबेस के आधार पर लोक कल्याणकारी योजनाओं की, लोक कल्याणकारी योजनाओं की स्वतः ही डिलीवरी करेगा। कौन सा प्लेटफॉर्म? स्वतः ऑटोमेटिकली डिलीवरी करेगा लोगों तक। जन आधार के डेटाओं का उपयोग करते हुए उन लोगों तक जो इनके पात्र है, जो इनके लाभार्थी है, उन तक ये जो है अपनी पहुंच सीधी स्थापित करेगा। ऑटो सर्विस डिलीवरी सिस्टम के आधार पर ये जो स्वतः प्लेटफॉर्म है, ये सीधे ही लॉन्च कर दिया गया है। संपर्क पोर्टल आपकी शिकायत निवारण के लिए है। आप राज्य में संपर्क पोर्टल पर किसी भी प्रकार की शिकायत कर सकते हैं। देश की तीनों सेनाओं का संयुक्त त्रिशक्ति बहुआयामी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था जैसलमेर में। कहाँ आयोजित किया गया मित्रों? तो ये आयोजित किया गया था जैसलमेर में। इसमें सेना के तीनों अंगों ने भाग लिया है। इसमें सेना के तीनों अंगों ने भाग लिया। नए हथियार और युद्धक विमानों की, नए हथियारों की टेस्टिंग की गई, नए हथियारों की टेस्टिंग की गई इसमें। और सेना के तीनों अंगों को आपस में समन्वय स्थापित करने के लिए, सेना के तीनों अंगों का आपस में समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से भी ये आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं मित्रों।
माटी के लाल बाबू साहब भैरव सिंह शेखावत पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक मीडिया कर्मी जितेंद्र सिंह शेखावत है, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है। एशियन पैरा खेल 2022 की F46 स्पर्धा में, स्पर्धा कौन सी? F46 स्पर्धा में सुंदर सिंह गुर्जर ने कितनी दूर भाला फेंककर विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण जीता? इसमें इस प्रश्न में अपने आप में कई सारे प्रश्न हैं। एक तो इनकी कैटेगरी का नाम है F46, सुंदर सिंह गुर्जर, भाला फेंक स्पर्धा, विश्व रिकॉर्ड और स्वर्ण पदक और एशियन गेम्स में। ये सारे प्रश्न किसी न किसी तरह से आपसे, किसी भी तरीके से आपसे जो मित्र हैं वो पूछे जा सकते। बात करते हैं सुंदर सिंह गुर्जर की। मित्रों, सुंदर सिंह गुर्जर पैरा जेवलियन थ्रोअर है या पैरा एथलीट है जिनका संबंध भाला फेंक जेवलियन थ्रो से है। टोक्यो, मूलतः ये करौली जिले से है। कौन से जिले से? करौली जिले से है। टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक गेम, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। यहां तक बात ठीक है, लेकिन ये जो कह रहे हैं, पहले मैं इस प्रश्न का आपको राइट आंसर दे देता हूं कि इन्होंने जो भाला फेंका था वो 68.60 मीटर फेंका था। कितना फेंका था? 68.60 मीटर इन्होंने भाला फेंका था। और इस भाले के फेंकने के साथ इनका जो है एशियन गेम्स में विश्व रिकॉर्ड इनका बना है। इतना भाला किसी पैरा जेवलिन थ्रोअर ने नहीं फेंका है। एशियन गेम्स में 68.60 मीटर भाला फेंक कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है सुंदर सिंह गुर्जर ने। तो यहां तक आपको सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। एशियन पैरा खेल 2022 में अवनी लेखरा ने किस श्रेणी में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? इस प्रश्न का पहले मैं आपको राइट आंसर दे देता हूं। अवनी लेखरा SH1 कैटेगरी में भी भाग लेती है और राइफल पोजीशन 3 में भी और 10 मीटर में भी अवनी लेखरा भाग लेती है। थोड़ी सी जानकारी मित्रों मैं आपको अवनी लेखरा के बारे में बता देता हूं। अवनी लेखरा मूलतः पैरा शूटर है और जयपुर से संबंधित है। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया जा चुका है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इनको 2021 का दिया जा चुका है। टोक्यो 2020 पैरा ओलंपिक गेम्स में ये 2 मेडल लेकर के आई, एक गोल्ड और वो आया था इनका SH1 कैटेगरी में 10 मीटर पिस्टल स्पर्धा में। दूसरा आया था इनका एक ब्रॉन्ज, वो भी SH1 कैटेगरी में, और वो भी आया था मित्रों राइफल 50 मीटर राइफल पोजीशन 3 में। ये 2 मेडल, और 2 मेडल जीतने वाली एक ही पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली एकमात्र एथलीट है। एक ही पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला एथलीट है। पहली महिला एथलीट है। अब प्रश्न कह रहा है कि इन्होंने किस कैटेगरी में भाग लिया? तो SH1 कैटेगरी में इन्होंने भाग लिया। प्रदेश में फोर्टिफाइड चावल का पहला प्लांट कहां पर स्थापित किया जाएगा? मित्रों, फोर्टिफाइड चावल जो पोषण युक्त चावल है उसका पहला प्लांट हाड़ौती के बूंदी जिले में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का वर्ष 2023-24 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे दिया गया? तो देखिए वो जो दिया गया है मित्रों, वो इसका राइट आंसर तो है रत्न कुमार सांबरिया। और रत्न कुमार सांबरिया की जो कृति है, रचना भी आपसे पूछी जा सकती है, वो है सांप। इसमें इन्होंने, इस पुरस्कार में इनको 75,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। हम बात कर रहे हैं मित्रों राजस्थान साहित्य अकादमी की, उदयपुर में स्थित है, और इसके वर्तमान में अध्यक्ष दुलाराम जी सारण है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को हुई थी। बात कर लेते हैं राजस्थान
साहित्य अकादमी स्थापना 28 जनवरी 1958। वर्तमान अध्यक्ष श्री दुलाराम सारण। इसका जो सर्वोच्च पुरस्कार है मित्रों, सर्वोच्च पुरस्कार की बात करूं मैं यदि, तो वो है मीरा पुरस्कार। सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा? मीरा पुरस्कार। और 2023-24 का मीरा पुरस्कार आपको दिया गया था मित्रों रत्न कुमार सांभरिया को। किसको दिया गया है? रत्न कुमार सांभरिया को दिया गया है। और इसके तहत इनको 75,000 रुपये की जो है इनामी राशि दी गई है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किन 2 गांवों को पर्यटन मंत्रालय ग्रामीण पर्यटन का पुरस्कार है वो दिया गया? तो मीनल गांव, नौरंगाबाद और ए और बी दोनों को। तो इसका जो राइट आंसर मित्रों वो सही है, ए और बी दोनों को। इन दोनों गांवों को राष्ट्रीय पर्यटन का पुरस्कार जो मित्रों है वो दिया गया था। मीनल गांव आपके चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। मीनल गांव चित्तौड़गढ़ में है। और औरंगाबाद मित्रों आपके अलवर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में औरंगाबाद स्थित है। इन दोनों गांवों को ग्रामीण राष्ट्रीय स्तर का ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार भी मिला है। और जो सर्वश्रेष्ठ गांव का मिला है वो गुजरात के धोरडो गांव को मिला है। सितंबर 2023 में राजस्थान में कुल कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो 2023 में 24 तो प्रश्न नंबर है। कुल 23 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई थी। कुल 23, और वो भी देश भर में, पूरे देश भर में। इन 23 में से राजस्थान में 4 सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। कहाँ कहाँ पर? जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और सीकर। पहले से एकमात्र राजस्थान में कितने खोले जाएंगे? 4। पहले से एकमात्र सैनिक स्कूल राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। और अब 4 नहीं खुल जाएगी तो 5 हो जाएगी। मिलिट्री स्कूल अलग है। मिलिट्री स्कूल देश भर में ही कुल 5 है। 5 में से 2 राजस्थान में है, एक धौलपुर में, एक अजमेर में। ये उनसे अलग है। ये सैनिक स्कूल की बात कर रहा। सितंबर 2023 में राज्य में कुल 23 जो है सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई थी। उसमें से 4 जो है राज्य में स्थापित की जाएगी। चारों किस किस जगह पर? जयपुर, जोधपुर, हनुमानगढ़ और सीकर में। राज्य की तीसरी वंदे भारत ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी? हम डिस्कस कर लेते हैं तीसरी वंदे भारत के बारे में। तो इससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अजमेर से दिल्ली कैंट तक राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी। जोधपुर से साबरमती तक राज्य की दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी। जयपुर से उदयपुर तक राज्य की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई थी। अभी तक राज्य में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ही है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो तीसरी जो है आपके मित्रों, इसका राइट आंसर है जयपुर से उदयपुर के बीच में राज्य की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है वो चलाई जा रही। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से शुरू की गई थी? अजमेर से दिल्ली कैंट तक चलाई गई थी। दूसरी जोधपुर से साबरमती तक, और तीसरी जयपुर से उदयपुर के बीच में चलाई गई है मित्रों। चलिए वापस आगे बढ़ते हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक मतदान किस सीट पर हुआ? इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए मित्रों, यहां से यह प्रश्न आ सकता है, आने की संभावना है। सर्वाधिक मतदान किस विधानसभा की सीट पर हुआ? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है कुशलगढ़। कुशलगढ़ इसका राइट आंसर है। कुशलगढ़ बांसवाड़ा में पड़ता है। बांसवाड़ा विधानसभा, बांसवाड़ा जिले में है कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र। और यहां पर सर्वाधिक मतदान हुआ। कितना हुआ? 88.13% सर्वाधिक मतदान हुआ। सेकंड स्थान पे आपका पोखरण रहा, सेकंड स्थान पे रहा पोखरण। और थर्ड स्थान पे आपका तिजारा रहा, तिजारा अलवर में, पोखरण जैसलमेर में। ये सीट मित्रों, कुशलगढ़ वाली जो सीट है बांसवाड़ा वाली, वो एसटी के लिए रिजर्व है। एसटी के लिए ये आरक्षित सीट है। और राज्य में यदि हम एससी एसटी के लिए आरक्षित सीटों की भी बात करें तो एससी के लिए 34 सीटें आरक्षित है और एसटी के लिए 25 सीटें आरक्षित है। इन 25 में से एक सीट आपकी कुशलगढ़ भी है।
दक्षिणी राजस्थान की यह सीट है। यहाँ पर 88.13% मतदान हुआ है। सबसे ज़्यादा मतदान यहाँ पर हुआ है। राज्य की सबसे ज़्यादा मतदान होने वाली सीट यहाँ पर है। और यहाँ से जो विधायक बनी है डॉक्टर रमीला खड़िया यहाँ से विधायक बनी। एसटी की 2 महिला विधायक बनी है, दोनों ही इंडियन नेशनल कांग्रेस से है। एक यहाँ से है, एक बामनवास से है। ठीक है, तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में सर्वाधिक मतदान किस सीट पर हुआ? कुशलगढ़ सीट। कुशलगढ़ कहाँ पर है? कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। 48वां काका हाथरसी हास्य रत्न पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? स्मृति मांदना, डॉक्टर कृति भारती, रूमा देवी या शैलेश लोढ़ा? इस प्रश्न का राइट आंसर है डॉक्टर शैलेश लोढ़ा को। डॉक्टर शैलेश लोढ़ा जोधपुर के रहने वाले हैं, हास्य कवि है और तारक मेहता का उल्टा चश्मा आपने धारावाहिक देखा होगा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इस धारावाहिक में आपने मेहता साहब की भूमिका निभाई है, वही शैलेश लोढ़ा जिनको इस बार 48वां काका हाथरसी हास्य रत्न सम्मान जो है पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? मित्रों, बात कर रहा है कुल कितने राजस्थान ने गोल्ड जीते हैं। कुल कितने पदकों की भी हम अभी यहाँ बात करेंगे, लेकिन प्रश्न कह रहा है कि राजस्थान ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं। तो देखिए मित्रों, 37वें जो राष्ट्रीय खेल है, इन 37वें राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन किया गया वो गोवा में किया गया। प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र रहा है, दूसरे स्थान पे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड की टीम रही है, तीसरे स्थान पे हरियाणा रहा है और राजस्थान इस पदक तालिका में 13वें स्थान पर रहा। राजस्थान 13वें स्थान पर रहा है। गोवा में इसका आयोजन हुआ, गोवा ने इसकी पहली बार मेजबानी की है और महाराष्ट्र को सर्वाधिक यानी कि 200 प्लस पदक मिले हैं और 200 प्लस पदक वाला ये एकमात्र राज्य है जिसने इससे ज़्यादा भी पदक जीते हैं। और इसने महाराष्ट्र ने सर्वाधिक पदकों के मामले में जो भलिंदर ट्रॉफी दी जाती है वो प्राप्त की है। अब देखिए प्रश्न क्या रहा है, 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो राजस्थान ने 14 स्वर्ण पदक जीते। मित्रों, कितने स्वर्ण पदक जीते? 14 स्वर्ण पदक राजस्थान ने जीते हैं। और राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तो राजस्थान पदक तालिका में रहा है आपके 13वें स्थान पर। राजस्थान की बात कर लेते हैं हम। राजस्थान 14 स्वर्ण, 18 रजत और 34 कांस्य सहित कुल 66 पदक लेकर के आया और पदक तालिका में राजस्थान 13वें स्थान पर रहा है। 14 स्वर्ण, 18 रजत और 34 कांस्य पदक सहित कुल पदकों की संख्या राजस्थान द्वारा जीती गई वो थी 66। महाराष्ट्र ने अकेले ने 200 से ज़्यादा पदक जीते और महाराष्ट्र 200 से अधिक पदक जीतने वाला एकमात्र राज्य रहा है। 2 राज्य ऐसे भी थे जिन्होंने कोई पदक नहीं जीता है, लक्षद्वीप। और इससे संबंधित 37वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित एक पूरा का पूरा वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ जाकर के इसके बारे में सारी जानकारी है, आप वहाँ से ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव 2023 हेतु राज्य में किसे स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया गया? मित्रों, ये सवाल इंपॉर्टेंट है और वो घोषित किया गया है, किसे किया गया है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। दिव्य कीर्ति सिंह। दिव्य कीर्ति सिंह का जो संबंध है मित्रों वो घुड़सवारी से है। किस खेल से है? घुड़सवारी से है। और घुड़सवारी में ये 19वें एशियाई खेल जो कि हांगझाऊ में हुए हैं, 19वें एशियाई खेलों में इनमें टीम इवेंट, घुड़सवारी की टीम इवेंट में 41 साल बाद भारत को गोल्ड मिला है। 41 साल बाद गोल्ड मिला, उस टीम की ये हिस्सा थी। और इनको इस बार खेलों के क्षेत्र में खिलाड़ियों को दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार 2023 भी प्रदान किया गया। अर्जुन पुरस्कार 2023 प्राप्त हुआ है इनको। और पहली महिला घुड़सवार है जिसको पहली महिला घुड़सवार जिसको कि अर्जुन पुरस्कार मिला है। और दिव्य कीर्ति सिंह का संबंध राजस्थान के नागौर जिले से है। वर्तमान में आप जयपुर में रहते हैं। 23 साल का ही है और
इनको इस बार राजस्थान की 16वीं विधानसभा चुनावों के लिए स्टेट इलेक्शन आइकॉन भी बनाया गया है। पीएम श्री योजना के तहत पहले तो पीएम श्री योजना के बारे में हम बात कर लेते हैं। पीएम श्री योजना, देखिए स्कूली शिक्षा से संबंधित यह योजना है। किससे संबंधित है? स्कूली शिक्षा से संबंधित योजना है। स्कूली शिक्षा से संबंधित भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो आपकी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्रियान्वयन के लिए ये जो योजना है ये पूरी तरह से मित्रों भारत सरकार की योजना है। किसकी योजना है? भारत सरकार की योजना है। और भारत सरकार द्वारा इस योजना के तहत मित्रों कई सारे स्कूल्स जो है वो खोले जाएंगे, जिसमें 14,500 स्कूलों को शामिल किया जाएगा। कितने स्कूलों को शामिल किया जाएगा? 14,500 स्कूलों को इसमें शामिल किया जाएगा। प्रश्न कह रहा है पीएम श्री योजना के पहले चरण में राजस्थान से कुल कितने स्कूलों को शामिल किया गया है? तो पहले चरण में राजस्थान से कुल 402 स्कूलों को शामिल किया गया है। पहले चरण से बात कर रहे हैं। राजस्थान से पहले चरण में 402 स्कूलों का जो चयन किया गया है और कुल राजस्थान से 716 स्कूलों का कुल 716 स्कूल राजस्थान से चयनित हुए हैं पीएम श्री योजना के लिए। और सर्वाधिक स्कूल चयन राजस्थान से हुए हैं। सर्वाधिक जो स्कूल चयन हुए मित्रों वो कहाँ से हुए हैं? वो राजस्थान से हुए हैं। 716 में से पहले चरण में 402 होंगे। 402 में से भी मित्रों आपके 356 जो स्कूलें हैं वो माध्यमिक शिक्षा की होगी। माध्यमिक शिक्षा की 346 होगी। और प्राथमिक शिक्षा की पहले चरण में 56 स्कूलों को इसमें शामिल किया गया है। कुल जो 402 स्कूलें हैं वो इसमें इस तरह से शामिल है। माध्यमिक शिक्षा की 346 स्कूलें, प्राथमिक शिक्षा की 56 स्कूलें, कुल 402 स्कूल इसमें शामिल की गई है पहले चरण में। और टोटल राजस्थान से 716 स्कूल पीएम श्री स्कूल में शामिल है। सर्वाधिक स्कूलों के चयन वाला राजस्थान है। पूरी योजना में 14,500 स्कूलों को चयन किया जाएगा। राज्य के कोटा शहर में स्थित विश्व के पहले हेरिटेज रिवर फ्रंट की कुल लंबाई कितनी है? कोटा शहर में चंबल नदी पर विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट स्थापित किया गया है। आपने कई सारे खबरों से इसके बारे में देखा ही होगा, जिसमें कुल 27 घाट स्थापित किए गए हैं। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि उस रिवर फ्रंट की लंबाई कितनी है? 2.17 मीटर, 3.17 किलोमीटर, 2.75 किलोमीटर या 2.57 किलोमीटर। तो उस रिवर फ्रंट की लंबाई है मित्रों 3.25 किलोमीटर, 2.75 किलोमीटर, जो कि कोटा शहर में स्थापित किया गया है। ये विश्व का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट है और चंबल नदी पर स्थापित किया गया है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की वह सीमा कितनी राशि तक थी? यानी कि विधानसभा चुनाव लड़ने में कोई भी विधायक जी कुल कितने रुपए तक का खर्च जो है कर सकते थे? तो उसकी जो लिमिट थी वो रुपए 40 लाख थी। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ कब किया गया मित्रों? इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लो। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ 10 सितंबर 2023 को किया गया। कहां पर? टोंक के निवाई स्थित झिलाई से इस योजना का शुभारंभ किया गया 10 सितंबर 2023 को। बजट 2023-24 की घोषणा में से इसको शामिल किया गया है। बजट 2023-24 की घोषणा में इसको शामिल किया गया है। और इंदिरा रसोई योजना शहरी से इसको इस्तेमाल किया गया है। 5,000 प्लस आबादी वाले गांवों में ये खोला जाएगा। और पहले 10 सितंबर को एक साथ 400 रसोइयों की स्थापना की गई है। कितनी रसोइयों की? 400 रसोइयों की। और बाद में सितंबर 2023 तक इनकी संख्या बढ़ाकर 1,000 करने का लक्ष्य भी इसमें रखा गया। इस योजना के तहत 8 रुपये में आपको एक समय का भोजन मिल जाएगा और उस पर 17 रुपये सरकार अनुदान देती है। एक थाली की लागत जो है वो 25 रुपये है। और ये इस तरह से इस योजना से संबंधित है। ये योजना शहरों में भी चलती है, लेकिन अब इसको ग्रामीण क्षेत्रों में भी विस्तार दे दिया गया है।
राज्य में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का शुभारंभ किस जिले से हुआ? राज्य में मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना का जो शुभारंभ है वो किस जिले से हुआ? पहले तो मैं आपको इस योजना के बारे में बताता हूँ। इसमें 40,000 रुपये तक बीमा होगा दो दुधारू पशुओं का। दो दुधारू पशु यानी अधिकतम इसमें जो मित्रों रुपए है, अधिकतम 80,000 रुपए का जो बीमा है वो इसमें किया जाएगा। तो इस योजना का जो शुभारंभ है मित्रों भीलवाड़ा से हुआ है। इस योजना का शुभारंभ भीलवाड़ा से हुआ है और इस योजना में प्रीमियम बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा है किसानों से, यानी कि यह योजना केवल और केवल रजिस्ट्रेशन करवाने पर किसानों को निःशुल्क मिलेगी और महंगाई राहत कैंप में आपने इन योजना से संबंधित रजिस्ट्रेशन भी करवाया होगा। राज्य का पहला पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? राज्य का पहला पैरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो किया गया आपके जयपुर में स्थापित किया गया, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। सवाई मानसिंह स्टेडियम, एसएमएस स्टेडियम जयपुर में राज्य का पहला पैरा परफॉर्मेंस सेंटर स्थापित मित्रों किया गया है। आगे बढ़ते हैं। छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न से संबंधित हम राज्य वित्त आयोग से संबंधित सारी बातें यहां पर देखेंगे। देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243I और 243Y के तहत किया जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम 243I के तहत पंचायती राज संस्थाओं और 243Y के तहत नगरीय निकायों को धन आवंटित करने का, नगरीय निकायों को धन आवंटित राज्य सरकार किस मामले में करेगी? इसके जो मित्रों इस बार का छठा राज्य वित्त आयोग है उसकी जो अवधि है, इसकी जो अवधि है वो 2025 से लेकर के 2020 से लेकर के 2025 तक इसका गठन किया गया है। इस अवधि के लिए इसका गठन किया गया। इसके जो अध्यक्ष है वो प्रद्युमन सिंह इसके अध्यक्ष है, अशोक लाहोटी और देरासरी एससी देरासरी इसके सदस्य हैं। अशोक लाहोटी इसके सदस्य है और एससी देरासरी इसके सदस्य सचिव है। यहां तक आपको मित्रों अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाई इस छठे राज्य वित्त आयोग का जो गठन है वो इनकी अध्यक्षता में किया गया है। 243I और 243Y ये दो अनुच्छेद है, इनके तहत इनका गठन किया गया है। 21 दिसंबर को 2023 को इस आयोग ने अपनी जो रिपोर्ट है वो फाइनल रिपोर्ट राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंप दी है। अपनी फाइनल रिपोर्ट 21 सितंबर को 2023 को अपनी रिपोर्ट है जो सौंप दी। और इसके गठन की बात करें तो इसका जो गठन है मित्रों 12 अप्रैल 2021 को किया गया। 12 अप्रैल 2021 को इसका गठन किया गया। एक नज़र डाल लेते हैं हम राज्य वित्त आयोग के बारे में जो कि अभी तक गठित किए गए। पहला राज्य वित्त आयोग, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। पहले की जो मित्रों अवधि है 1995 से 2000, ये इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इन निकायों को जो है संवैधानिक दर्जा दिया गया और राज्य वित्त आयोग अस्तित्व में आया। तो जो के गोयल है साहब है उनको पहले वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरे वित्त आयोग का जो टाइम पीरियड है वो 2000 से 2005, हर 5 साल के लिए किया जाता है। राज्यपाल इसका गठन करता है। 2005 से 2010, चौथे का 2010 से 2015, पांचवें का 2015 से 2020, छठे का 2020 से लेकर के 2025। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रद्युमन सिंह, पांचवें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अचल ज्योति किरण, चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष बीडी कल्ला, तीसरे वित्त आयोग के गद्य अध्यक्ष माणिकचंद सुराणा और दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष हीरालाल देवपुरा।
साथ साथ आपका स्टैटिक्स जीके भी यहाँ से कंप्लीट होता रहेगा। तो देखिए प्रश्न हमसे पूछा था कि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। राइट आंसर है प्रद्युमन सिंह। इसके 2 सदस्य हैं, अशोक लाहोटी और एससी देरासरी। इसका गठन 12 अप्रैल 2021 को किया। 21 सितंबर 2023 को इसने अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी, राज्यपाल कलराज मिश्र को सौंप दी। इसकी अवधि है 2020 से लेकर के 2025 के बीच में। संविधान के अनुच्छेद 243 आई और संविधान के अनुच्छेद 243 वाई, इन 2 अनुच्छेदों के तहत इसका जो गठन है वो किया जाता है। और अब यह राज्य की एक संवैधानिक संस्थान है। संविधान में, मूल संविधान में इसका जो उल्लेख है वो मित्रों नहीं किया गया। बाद में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संविधान में जोड़ा गया। इसके बारे में हमने डिटेल से देखा। राज्य सरकार द्वारा, अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष किस तिथि को विमुक्त जनजातीय मुक्ति दिवस मनाने की घोषणा की गई है। इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लो। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को, ये इसका राइट आंसर है, प्रत्येक वर्ष 31 अगस्त को विमुक्त जनजातीय मुक्ति दिवस मनाए जाने की जो घोषणा वो की है। आपको मजा आ रहा है, इसकी मैं 4K पैनल की पीडीएफ आपको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ एजुकेशन पर अवेलेबल करा दूंगा। वहां जाकर के आप उसके इसकी जो पीडीएफ है वो देख सकते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस चैनल को, इस सेशन को लाइक जरूर कर दें। जेन्युइनली कमेंट करके बताएं कि प्रश्नों का स्तर कैसा है। आगे बढ़ते हैं। राज्य में महर्षि नवल का पैनोरमा कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो राज्य में महर्षि नवल का पैनोरमा जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। ये पैनोरमा जितने भी स्थापित हुए यहां से सवाल आपको आगे मिल सकते हैं। राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा। राज्य का पहला खनन विश्वविद्यालय शीशवाल 12 में स्थापित किया जाएगा। अगला सवाल है, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेलों का राज्य स्तरीय आयोजन सितंबर 2023 में कहां पर किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है। राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों को आप एग्जाम में बहुत अच्छे से करके जाना और वहां से आपको सवाल मिल सकते हैं। इनका जो राज्य स्तरीय मित्रों आयोजन है वो जोधपुर में किया गया। 100 में से अपने 40 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इन प्रश्नों का स्तर कैसा है। वीडियो रोकिए, कमेंट करके मुझे बताएं कि इन प्रश्नों का स्तर कैसा है और हम आपके लिए और किस तरह के सेशंस लेकर के आए, हमें सजेस्ट कीजिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ खोला जा रहा है। तो राज्य का दूसरा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर में खोला जा रहा है और जोबनेर आपके जयपुर में स्थित है। राज्य में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2023 को हम इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में स्थापित कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रहे हैं और इसी सिलसिले में राज्य के बाड़मेर के गुड़ामालानी में पहला राज्य का क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र जो है स्थापित किया जा रहा है। लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस और लिस्बन पुर्तगाल में आयोजित चुनावी मामलों के कॉन्फ्रेंस और पुरस्कार समारोह में किसे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मित्रों, आप इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है डॉक्टर मधुकर गुप्ता। और मधुकर गुप्ता वर्तमान में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त है। इसके बारे में भी मैं आपको अलग से एक पूरे वीडियो में बता दूंगा कि राज्य निर्वाचन आयोग किस तरह से काम करता है। राजीव कुमार वर्तमान में भारत के चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। अनूप चंद पांडे और अरुण गोयल ये भारत के जो है निर्वाचन आयुक्त है वर्तमान में। 6 नवंबर 2023 को राजस्थान के भरतपुर के पहाड़ी कस्बे में आईएएस अधिकारी हीरालाल सामरिया को किस पद पर नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल लगाओ। हीरालाल सामरिया देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बनाए गए हैं। केंद्र सरकार ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में श्रेष्ठ काम करने वाले शहरों के लिए घोषित नेशनल स्मार्ट सिटी अवार्ड्स 2022 में स्टेट अवार्ड की श्रेणी में राजस्थान कौन से स्थान पर है। तो राजस्थान तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर आपका इस श्रेणी में मध्य प्रदेश है। पहले श्रेणी में मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर इसमें पहले स्थान पर है। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सीपीए का 9वां भारत क्षेत्र सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था। राष्ट्रमंडल वाला ये जो सम्मेलन है सीपीए का 9वां भारत शिखर सम्मेलन, ये उदयपुर में मित्रों जो है वो संपन्न हुआ है।
47वां, राज्य में नवीन जिलों के गठन हेतु कौन सी समिति गठित की गई? तो राम लोभया समिति गठित की गई और इस समिति की सिफारिश पर राज्य में 19 नए जिले और 3 संभाग बनाए गए। वर्तमान में जो स्थिति है वो बढ़कर के 50 जिले और 10 संभाग हो चुके हैं। 50 जिले और 10 संभाग राज्य में बन चुके हैं। इसके बारे में अभी तक आप बहुत सारी चीजें पहले से पढ़ चुके हैं। राज्य के किस सॉफ्टवेयर को प्रतिष्ठित टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड्स, इस सवाल को इंपॉर्टेंट लगाओ। देखिए ये जो अवार्ड है ना, टेक्नोलॉजी सभा अवार्ड, ये द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा दिया जाता है। द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप द्वारा दिया जाता है। और किसे दिया जाता है? राजकीय सेवाओं में सरकारी कंपनी या सरकारी विभाग या सरकारी एजेंसी को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेस्ट काम करने के लिए द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की ओर से ये दिया जाता है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवाचार करने के लिए सरकारी विभागों, सरकारी एजेंसियों और सरकारी संस्थाओं को ये दिया जाता है। अब इस बार ये जो दिया गया है, ये किसे दिया गया है? ये वेब माई वे को दिया गया है। और वेब माई वे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो राज्य सरकार के लिए जिला लेवल की वेबसाइट पे बनाने का, इसको हम कह सकते हैं वेबसाइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वेबसाइट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसको ये जो पुरस्कार है मित्रों, ये दिया गया है और ये अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया था। वेब माई वे अगस्त 2022 में लॉन्च किया गया था। मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना 2023, इसकी जो घोषणा है मित्रों वो बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। बजट 2023-24 में इसकी घोषणा की गई थी। इसके तहत इनको जो लोक कलाकार है उनको वर्ष में 100 दिवस का रोजगार दिया जाएगा। 100 दिवस का रोजगार इनको दिया जाएगा। इसके अलावा इनको 5,000 रुपये की जो है एक मुश्त राशि जो दी जाएगी, रुपये 5,000 की एक मुश्त राशि इनको वाद्य यंत्र खरीदने हेतु प्रोत्साहन राशि के रूप में इसमें दी जाएगी। किनको? लोक कलाकारों को। और एक साल में इनको 100 दिन का रोजगार है जो दिया जाएगा। हम आधे पड़ाव तक आ चुके हैं मित्रों, 50 प्रश्नों की और 50वां प्रश्न जो हमारा इस आज के सेशन का आधा पड़ाव है वहां तक हम आ चुके हैं। राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी राज्य का 4था टाइगर रिजर्व था। मुझे कमेंट करके बताइए कि राज्य का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, आप इसे कमेंट करें, जरूर बताएं। हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, राज्य की 16वीं विधानसभा में किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? प्रोटेम स्पीकर और विधानसभा अध्यक्ष में फर्क होता है मित्रों। इसको लेकर के मैं विधानसभा चुनावों को लेकर के एक पूरा का पूरा वीडियो है यूट्यूब पर लेकर के आ चुका हूं, वहां जाकर के आप उसको देख सकते हैं। पहले मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं कि राज्य की 16वीं विधानसभा में किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? गुलाबचंद कटारिया, कालीचरण सराफ, वासुदेव देवनानी और सीपी जोशी। सही उत्तर है इसका कालीचरण सराफ। पहले इस ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कालीचरण सराफ इस विधानसभा में सबसे वरिष्ठ सदस्य है, सबसे वरिष्ठ सदस्य है और ये 8वीं बार विधायक बने हैं। कब? इस बार ये 8वीं बार विधायक बने हैं और अधिकांश मैटर में सबसे वरिष्ठ सदस्य को ही प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है और ये पद्धति हमने फ्रांस से ली है। कालीचरण सराफ साहब खुद मालवीय नगर से विधायक चुन करके आए हैं। मालवीय नगर से विधायक चुन करके आए हैं। अब बात करते हैं गुलाबचंद कटारिया के बारे में। तो वर्तमान में गुलाबचंद कटारिया असम के राज्यपाल है। वर्तमान में क्या है? असम के राज्यपाल है। और इनके अलावा ये 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ये थे। 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गुलाबचंद कटारिया थे। और बात कर लेते हैं वासुदेव देवनानी के बारे में। तो वासुदेव देवनानी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं और आप अजमेर उत्तर से विधायक है। कहां से? अजमेर उत्तर से विधायक बनकर के आए हैं। कौन? वासुदेव देवनानी। सीपी जोशी पिछली 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष थे। प्रश्न पूछ रहा है मित्रों
कि राज्य की 16वीं विधानसभा में किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, तो राइट आंसर है कालीचरण सराफ को प्रोटेम स्पीकर है नियुक्त किया गया, ये इसका राइट आंसर है। प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाना, और जब तक नवनिर्वाचित विधायक अपने में से किसी एक को अध्यक्ष नहीं चुन लेते तब तक के लिए विधानसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना, ये प्रोटेम स्पीकर का काम है। उसके बाद जैसे ही विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है, यह प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः ही भंग हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत किस वर्ष तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य रखा गया है? 2030 तक, 2040 तक, 2047 तक या 2050 तक? विकसित भारत संकल्प यात्रा ये केंद्र सरकार की एक यात्रा है, केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसमें सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र भारत को किस रूप में बना दिया जाएगा? एक विकसित राष्ट्र के रूप में बना दिया जाएगा, ऐसा इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न, राजस्थान में 16वीं विधानसभा में अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लो, आपके आने वाले समय में यहां से प्रश्न और यह प्रश्न बन सकता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वासुदेव देवनानी। वासुदेव देवनानी से संबंधित सारी बातें पहले क्लियर कर लेते हैं। आप वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर से विधायक चुन करके आए हैं और राज्य के पहले सिंधी है जो विधानसभा अध्यक्ष बने हैं। पहले सिंधी जो इस पद पर पहुंचे, यानी विधानसभा अध्यक्ष बने, वो पहले सिंधी है। कालीचरण सराफ को मित्रों अभी हमने जस्ट डिस्कस किया ही था। कालीचरण सराफ प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए गए थे 16वीं विधानसभा के लिए। प्रोटेम स्पीकर इनको जो है नियुक्त किया गया और कालीचरण सराफ मालवीय नगर विधानसभा सीट से चुन करके आए। भजनलाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, राज्य के मुख्यमंत्री, और वो भी किस क्रमांक के? 14वें क्रमांक के। किस सीट से जीत करके आए? सांगानेर से जीत करके आए, पहली बार विधायक बने। दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, दिया कुमारी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया और दिया कुमारी जो है सर्वाधिक मतों से जीत करके आई है। विद्याधर नगर जयपुर से ये जीत करके आई है। सबसे बड़ी जीत इनकी रही है, सबसे बड़ी जीत मतांतर से सीताराम अग्रवाल को हराया, 71,368 वोटों से इनको हराया है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, इस प्रश्न का राइट आंसर 16वीं विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो 16वीं विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो वासुदेव देवनानी को नियुक्त किया गया। राजस्थान में 16वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग से कुल कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई? राजस्थान में 16वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति वर्ग से कुल कितनी विधायक निर्वाचित हुई? यहां पर कहीं पर भी आपके कितनी महिला लिख लीजिएगा इस प्रश्न में, कितनी महिला विधायक निर्वाचित हुई। अब देखिए बात करते हैं, एससी के लिए कुल कितने स्थान रिजर्व है? 34 स्थान रिजर्व है। एसटी के लिए 25 स्थान रिजर्व है। तो इन कैटेगरी से ही जो है विधायक बनेंगे। इन 34 में से महिला जो चुन करके आई है मित्रों, वो 7 महिला चुन करके आई है। कितनी महिला? 7 महिलाएं चुन करके आई है। किस कैटेगरी से? अनुसूचित जाति वर्ग से इस बार 7 महिला चुन करके आई है। यदि हम एक एक पे डिस्कस कर लेते हैं, कुल महिला कितने विधायक बनी आपको पता होना चाहिए। कुल महिला 20 विधायक बनी, पिछली बार से 4 कम है, यानी पिछली बार ये संख्या कितनी थी? 24 थी। इसमें से 20 में से बीजेपी की से कितनी है? बीजेपी से 9 है, कांग्रेस से, इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी 9 महिला विधायक है, इंडिपेंडेंट निर्दलीय 2 महिला विधायक है। अब हम बात कर लेते हैं एससी महिला विधायकों की, तो इनकी संख्या 7 है। एसटी महिला विधायकों की संख्या 2 है। बामनवास, सवाई माधोपुर और कुशलगढ़ से रमीला खड़िया, है ना, ये 2 एसटी से है और ये 7। इन 20 में से ये 9 रिजर्व कैटेगरी से आई है। आगे बढ़ते, भारतीय रेलवे की अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के कुल कितने रेलवे स्टेशनों को पुनर्विकसित किया जाएगा?
पहले तो इस प्रश्न को आपको सही ढंग से पढ़ना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के कितने रेलवे स्टेशनों का जो है पुनर्विकास किया जाएगा। देखिए, हम पहले इस प्रश्न का राइट आंसर दे देते हैं। इसमें जो राइट आंसर है मित्रों आपका वो है 55। क्या है? 55 जो रेलवे स्टेशन है वो अमृत भारत स्टेशन के तहत किए जाएंगे। अब देखिए, मैं इस योजना के बारे में बता देता हूं। अमृत भारत स्टेशन योजना, अमृत भारत स्टेशन योजना यह पूरी तरह से मित्रों केंद्र सरकार की योजना है। किसकी योजना है? केंद्र सरकार की योजना है। इस योजना में रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा। ये योजना मित्रों आपके फरवरी 2023 में लॉन्च की गई थी। फरवरी 2023 में लॉन्च हुई थी और इसमें सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक स्टेशन किस राज्य से है? तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों से ही है। सर्वाधिक राजस्थान से भी है और सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से भी है। दोनों से 55 रेलवे स्टेशन इसमें शामिल है मित्रों। ये आपका जो है अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में आपको सारी जानकारी दे दी गई मैंने। 55 उत्तर प्रदेश से है, 55 राजस्थान से है, सर्वाधिक है। अच्छा, कुल इसमें यदि हम बात करें तो देश भर से कुल 1309 स्टेशनों का जो है इसमें विकास किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नए रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जो पुराने रेलवे स्टेशन है उनका पुनर्विकास किया जाएगा, उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम मित्रों 56वें प्रश्न की ओर। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का शुभारंभ कब किया गया था? मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना का जो शुभारंभ है वो आपके 5 सितंबर 2023 को या 21 सितंबर को, 27 अगस्त को या 15 अगस्त को? 15 अगस्त 2023 को इस योजना का शुभारंभ है किया गया। 15 अगस्त 2023 को ये योजना लॉन्च की गई मित्रों। इसके तहत राज्य के 1 करोड़ 6 लाख परिवारों को फूड पैकेट निःशुल्क दिए जाएंगे। कितने? राज्य के 1.06 करोड़ परिवारों को प्रति माह निःशुल्क खाद्य पैकेट वितरण किए जाएंगे। 1 करोड़ 6 लाख लोगों को इस पैकेट में 1 लीटर तेल होगा, इसमें 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्ची पाउडर और 100 ग्राम धनिया पाउडर और 50 ग्राम इसमें मित्रों हल्दी के जो पाउच है वो इसमें इस अन्नपूर्णा फूड पैकेट में शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस योजना का जो शुभारंभ है वो कब किया गया मित्रों? तो इस योजना का शुभारंभ है वो 15 अगस्त 2023 को किया गया है। राज्य के किस संस्थान को देश का प्रतिष्ठित 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार प्रदान किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और पहले मैं इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बता देता हूं कि देश का प्रतिष्ठित 25वां राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जो है मित्रों वो राजस्थान विश्वविद्यालय को या बिट्स पिलानी को, वनस्थली विद्यापीठ को या IIT जोधपुर को, तो ये इस बार दिया गया है वनस्थली विद्यापीठ टोंक को। अब इस पुरस्कार के बारे में पढ़ लेते हैं। कौन सा पुरस्कार? राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के बारे में हम लोग आपको मैं और एक्स्ट्रा जो जानकारी है वो सारी की सारी मित्रों यहाँ से अवेलेबल करवा देता हूँ। देखिए, 1952 में इसकी स्थापना हुई। कब हुई? 1952 में, 1992 में इसकी स्थापना हुई। 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था वो उसके 50 वर्ष पूरे हुए। भारत छोड़ो आंदोलन, इस आंदोलन के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह की याद में
स्वर्ण जयंती की याद में 1992 में इसकी स्थापना की गई। इसमें जो पुरस्कार राशि है मित्रों वो रुपये 10 लाख दी जाती है। पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है? रुपये 10 लाख दी जाती है। और 1992 में स्थापित हुआ। इस बार ये जो दिया गया था वनस्थलीय विद्यापीठ को, ये 25वां था और ये वर्ष 2023 के लिए था, वर्ष 2023 के लिए। तो ये प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है और ये इससे संबंधित और भी डिटेल हमने देखी है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 प्राप्त राजस्थान के शिक्षक है। राष्ट्रीय स्तर का जो शिक्षक पुरस्कार है 2023 का, इसमें राजस्थान के कितने शिक्षकों को इसमें मित्रों जो शामिल किया गया है? तो देखिए, शीला आसोपा को शामिल किया गया था, आशा रानी को शामिल किया गया था, मयंक देवड़ा इसमें नाम नहीं था, ए व बी दोनों। तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर कि इन दोनों को शामिल किया गया था। तो इन दोनों को, ए व बी दोनों इसमें सही उत्तर है। शीला आसोपा जोधपुर से है और प्रिंसिपल है, और आशा रानी का संबंध मित्रों अलवर जिले से है। इन दोनों महिला शिक्षिकाओं को इस बार राष्ट्रीय स्तर के शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। राज्य के किस शहर में हस्तशिल्प एवं हस्तकरघा निदेशालय की स्थापना की जाएगी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है जोधपुर में की जाएगी। और इस प्रश्न के साथ कुछ और डेटा, जैसे राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो मित्रों, जो कि मार्च 2020 से 22 मार्च 2023 को आयोजित किया गया था जोधपुर में। और इसके समापन समारोह के अवसर पर यह घोषणा की गई थी कि राज्य में हस्तशिल्प से समापन समारोह के अवसर पर यह घोषणा की गई, समापन समारोह के अवसर पर घोषणा की गई कि राज्य के हस्तशिल्प और हस्तकरघा जो निदेशालय है वो स्थापित किया जाएगा जोधपुर में। इसका जो आयोजन है राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की ओर से हैंडीक्राफ्ट के हस्तशिल्प के निर्यात को लेकर के किया गया था, हस्तशिल्प निर्यात को लेकर के किया गया था। और इसके समापन समारोह के ये अवसर पर यह घोषणा की गई कि हस्तकरघा और हस्तशिल्प से संबंधित निदेशालय की जो स्थापना है राजस्थान के जोधपुर शहर में स्थापित की जाएगी। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव में राजस्थान के किस एप्लीकेशन को, राजस्थान के कौन से एप्लीकेशन को, किस ऐप को आपको नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया? किस ऐप को प्रदान किया गया मित्रों? संपर्क, प्रसव वॉच, चिरंजीवी पोर्टल और ई स्वास्थ्य। तो सही उत्तर है जो है वो प्रसव वॉच है। प्रसव वॉच राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग का एक ऐप है और चिकित्सा से संबंधित जो संस्थागत प्रसव है उनकी डिजिटलाइज चिकित्सा केयर करने के बारे में ये मॉनिटरिंग करता है। क्या करता है मॉनिटरिंग? संस्थागत, राज्य में संस्थागत प्रसवों की, जो संस्थागत प्रसव मतलब ऐसे प्रसव जो हॉस्पिटल या स्वास्थ्य केंद्र पर होते हैं, संस्थागत प्रसवों की डिजिटलाइज मॉनिटरिंग करता है, डिजिटलाइज केयर मॉनिटरिंग करता है। केयर से संबंधित जो मॉनिटरिंग है वो करता है प्रसव वॉच। और इस प्रसव वॉच को नेशनल हेल्थ टेक इनोवेशन कॉन्क्लेव में राजस्थान के इस एप्लीकेशन को नेशनल पब्लिक हेल्थ एक्सीलेंस अवार्ड नई दिल्ली में प्रदान किया गया। राजस्थान में वर्तमान में वेटलैंड्स आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वर्तमान में इसकी संख्या 44 है। और सर्वाधिक की बात करें तो सर्वाधिक किस जिले में है मित्रों? सर्वाधिक आर्द्र भूमियों की संख्या 12 जिले में है, 12 जिले में इसकी संख्या 12 है। और 1971 का इससे संबंधित आपको ईरान का रामसर कन्वेंशन भी याद होना चाहिए। इसका संबंध भी आर्द्र भूमियों से संबंधित है, साथ ही साथ इसको भी आप याद करते हुए चले। तो राजस्थान में वर्तमान में वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमियों की संख्या कुल कितनी है? 44 है। पीजीआई 2.0 में राजस्थान किस श्रेणी में शामिल है? पहले तो मैं इस प्रश्न का उत्तर बता देता हूं। पीजीआई 2.0 में राजस्थान जो है वो आकांक्षी 1 श्रेणी में शामिल है। पीजीआई यानी कि मित्रों प्रदर्शन ग्रेड इंडेक्स, प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स या सूचकांक। इसमें देखिए मित्रों कुछ श्रेणियां हैं, कुछ कैटेगरी है। कौन कौन सी? जिनका प्रदर्शन 91% से अधिक हो वो आपके
दक्ष श्रेणी में शामिल होती है। जिनका 81% से लेकर के 90% के बीच में हो वो उत्कर्ष में आती है, उत्कर्ष कैटेगरी। जिनका मित्रों आपके 71% से 80% के बीच में प्रदर्शन हो वो अति उत्तम में आती है। ये कैटेगरी है, ये 10 अलग अलग पैमाने जो मैं आपको बता रहा हूँ। 61% से लेकर के जिनका 70% तक प्रदर्शन हो वो उत्तम में आते हैं। 51% से लेकर के राज्य का प्रदर्शन 60% तक हो तो वो आते हैं प्रचेष्टा 1 में। किस में आते हैं? प्रचेष्टा 1 में। और जिनका 41% से लेकर के 50% तक प्रदर्शन हो वो कैटेगरी है प्रचेष्टा 2। और जिनका 31% प्रदर्शन से लेकर के 40% तक का प्रदर्शन हो वो आता है प्रचेष्टा 3 में। अब 3 और बच गई, इनमें है आकांक्षी 1 का मित्रों आपके 21% से लेकर के 30% तक जिनका प्रदर्शन हो वो आपके आता है आकांक्षी 1 में। 11% से लेकर के 20% तक हो वो आता है आकांक्षी 2 में। और 0% से लेकर के जिनका 10% तक प्रदर्शन हो वो आता है आकांक्षी 3 में। अब देखिए ये तो यहाँ तो आपको मित्रों जानकारी प्राप्त हो गई। अब आपका जो प्यारा राजस्थान है वो इस कैटेगरी में आता है। राजस्थान आकांक्षी 1 कैटेगरी में शामिल है। राजस्थान किस कैटेगरी में शामिल है? आकांक्षी 1 कैटेगरी में शामिल है। और मजे की बात यह है कि भारत का कोई भी राज्य या कोई भी केंद्र शासित प्रदेश इन टॉप 6 में नहीं है। कोई भी प्रदेश इन टॉप 6 में नहीं है, शामिल नहीं है। राजस्थान जो है इसमें आपके इस वाली कैटेगरी में आता है। यह शिक्षा के क्षेत्र में प्रदर्शन है, स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में संबंधित प्रदर्शन है, स्कूली शिक्षा के संबंध में प्रदर्शन है। तो पीजीआई 2.0 की जो रैंकिंग है वो इस तरह से है और ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली गौरांशी, पहली बात तो इस नाम को भी याद रख लो, यहां से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ब्राजील में आयोजित वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली गौरांशी का संबंध मित्रों किस जिले से है? तो गौरांशी का संबंध राजस्थान के कोटा जिले से संबंधित है। वर्ल्ड लेवल का जो डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई उसमें ब्राजील में जो आयोजित हुई उसमें गौरांशी स्वर्ण पदक लेकर के आई और गौरांशी का संबंध मित्रों राजस्थान के कोटा जिले से है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट, इसका 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2023 का जो आयोजन है वो जयपुर में किया गया मित्रों। और ये इसका तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तीसरा संस्करण है। और इसका जो आयोजन है मित्रों वो 15 जुलाई 2023 को किया गया। कब किया गया? 15 जुलाई 2023 को इसका आयोजन किया गया। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रैवल मार्ट इसका तीसरा संस्करण 15 जुलाई को 2023 को किया गया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जो कि झालाना में स्थित है वहां पर इसका आयोजन किया गया। कहां पर? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। और यह सेंटर कहां पर है? यह सेंटर है मित्रों झालाना जयपुर में। तो यहां पर इसका आयोजन किया गया। राजस्थान घरेलू पर्यटकों के लिए ट्रैवल मार्ट 2023 का आयोजन जयपुर में किया गया। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कितनी राशि तक का ब्याज मुक्त लोन प्रदान किया जाता है? कितनी राशि का लोन प्रदान किया जाता है? 1 लाख तक का, 75,000 रुपये तक का, 50,000 या 60,000 रुपये। तो इंदिरा गांधी इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक का लोन है जो ब्याज मुक्त प्रदान किया जाता है। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। और यह योजना मित्रों पूरी तरह से राज्य सरकार की योजना है। आगे बढ़ते हैं। राज्य की किस होटल को ट्रिप एडवाइजर द्वारा सर्वश्रेष्ठ होटल घोषित करते हुए 2023 में ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड्स प्रदान किया गया? होटल रामबाग पैलेस, उम्मेद भवन पैलेस, लीला पैलेस या होटल ताज हरी? तो सही उत्तर है होटल रामबाग पैलेस। और ये जो होटल है रामबाग पैलेस ये है आपके जयपुर में स्थित है।
इस होटल रामबाग पैलेस को वर्ष 2023 का ट्रेवलर्स चॉइस अवार्ड्स ट्रिप एडवाइजर द्वारा प्रदर्शन बेस्ट होटल घोषित करते हुए दिया है। देश की पहली महिला वायुसेना अधिकारी जिसे वायुसेना मेडल मिला, इसका नाम है, जिसे वायुसेना मेडल मिला उसका नाम नीरजा शर्मा, दीपिका मिश्रा, मोहन शर्मा या तन्वी यादव। तो इसका नाम है दीपिका मिश्रा। और दीपिका मिश्रा का जो संबंध है मित्रों वो कोटा जिले से है, राज्य के कोटा जिले की रहने वाली है। और इससे संबंधित बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट है कि वायुसेना एयरफोर्स में ये विंग कमांडर है, वायुसेना की पहली महिला विंग कमांडर, महिला विंग कमांडर जिन्हें यह पुरस्कार मिला है, जिन्हें वीरता मेडल मिला है, वीरता मेडल मिला है। इनका योगदान क्या था? तो इनका योगदान था मित्रों मध्य प्रदेश में आई बाढ़, जो बाढ़ आई थी उसमें, मध्य प्रदेश में आई बाढ़ में इन्होंने 47 से अधिक जानें बचाई थी। और इस अदम्य साहस के कारण इनको यह वायुसेना का अदम्य साहस का प्रदर्शन किया और इस कारण इनको वायुसेना का वीरता मेडल पुरस्कार जो है वो प्रदान किया। ये मेडल प्राप्त करने वाली एयरफोर्स की पहली महिला विंग कमांडर है। अगला प्रश्न, राजस्थान एसडीजी स्टेट डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्टेट्स रिपोर्ट 2023 में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? तो इसमें जो मित्रों राइट आंसर है आपका सीकर जिला जो है वो पहले स्थान पर रहा और जयपुर जिला दूसरे स्थान पर इसमें रहा। वंचित बालिका एवं महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा अभिलाषा कार्यक्रम, किस जिला प्रशासन द्वारा अभिलाषा कार्यक्रम शुरू किया गया? देखिए कार्यक्रम का नाम है अभिलाषा कार्यक्रम, संबंधित है वंचित बालिका और महिलाओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग सिखाने के लिए। तो ये जो शुरू किया गया है ये मित्रों उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया है। कार्यक्रम का नाम क्या है? अभिलाषा। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? अभिलाषा कार्यक्रम। किससे संबंधित है? वंचित बालिकाओं और वंचित महिलाओं को सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग सिखाने से संबंधित ये जो कार्यक्रम है अभिलाषा कार्यक्रम मित्रों जयपुर जिला प्रशासन द्वारा उदयपुर जिला प्रशासन द्वारा शुरू किया गया। राज्य की किस हस्ती को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रतिष्ठित चिल्ड्रन अवार्ड 2023 प्रदान किया गया? इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लो। और ये प्रदान किया गया मित्रों डॉक्टर कृति भारती को, ये इसका राइट आंसर है। डॉक्टर कृति भारती का संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से हैं। आप जोधपुर जिले से हैं, आप सारथी ट्रस्ट चलाते हैं, सारथी ट्रस्ट नाम से एक एनजीओ चलाते हैं जो कि सारथी ट्रस्ट की आप संस्थापक भी है और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि निदेशक भी है। आप ये ट्रस्ट चलाते हैं और ये ट्रस्ट बाल विवाह रद्द करवाने का काम करता है और पुनर्वास का भी काम करता है, इस क्षेत्र से संबंधित भी काम करता है। और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का प्रतिष्ठित चिल्ड्रन अवार्ड का ये प्रथम संस्करण ही था, ये प्रथम संस्करण ही था और ये इस बार मिला है डॉक्टर कृति भारती को। कृति भारती का मित्रों जो संबंध है वो राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है और सारथी ट्रस्ट की आप संस्थापक और निदेशक भी है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, राज्य के किस विधायक को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया? ये सवाल आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। राज्य के किस विधायक को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया है? तो इसका उत्तर है मित्रों अनीता भदेल। अनीता भदेल अजमेर दक्षिण से विधायक है। 2023 के चुनाव में फिर से चुन करके आए। अमीन खां को वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार जो है इनके लिए चुना गया। वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ विधायक अमीन खान। अमीन खान पहले विधानसभा में 15वीं विधानसभा में राजस्थान के शिव बाड़मेर विधानसभा से थे और वर्तमान में वहां से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी है जो चुन करके आए हैं। आगे बढ़ते हैं, राज्य के किस शहर में मिलेट्स यानी कि मोटा अनाज उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है? तो राजस्थान के जोधपुर शहर में मोटा अनाज उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है और हम लोग वर्ष 2023 को
अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स ईयर, इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष, मोटा अनाज वर्ष के रूप में मना रही है। हरियाणा में संपन्न सीनियर राष्ट्रीय महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2023 में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? किस कैटेगरी में मित्रों? तो देखिए, महिला कैटेगरी में सीनियर वर्ग में राष्ट्रीय स्तर की महिला कबड्डी चैंपियनशिप जिसका आयोजन हरियाणा में किया गया था, इसमें राजस्थान की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। राजस्थान की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। 14वां राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव 2023 राज्य के किस जिले में हुआ? जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और बीकानेर। ये राज्य के बीकानेर जिले में स्थित हुआ डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम बीकानेर में देश का 14वां सांस्कृतिक महोत्सव 2023 का संपन्न किया गया। संस्करण जो है इसका वो है 14वां। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में राजस्थान पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? इस प्रश्न को आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। पहले तो मैं आपको इस प्रश्न का राइट आंसर दे देता हूं, फिर हम इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं। पहले, चौथे, तीसरे या सातवें, तो राजस्थान रहा इसमें मित्रों चौथे स्थान पे। और राजस्थान ने 19 गोल्ड मेडल प्राप्त किए, 10 सिल्वर किए, 19 ब्रॉन्ज सहित कुल 48 पदक प्राप्त किए। और स्थान कौन सा रहा? चौथा स्थान रहा। पहले स्थान पे मित्रों इसमें महाराष्ट्र रहा है। पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा है। तीसरे स्थान पे मेजबान मध्य प्रदेश रहा है। मध्य प्रदेश मेजबान रहा, वो तीसरे स्थान पे इन खेलों में रहा। तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश रहा। दूसरे स्थान की बात करें तो दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर हरियाणा राज्य रहा। दूसरे स्थान पर हरियाणा राज्य रहा। खेलो इंडिया यूथ गेम का ये मित्रों 5वां संस्करण था। इसका आयोजन पहली बार मध्य प्रदेश द्वारा इसका आयोजन किया गया। तो इसमें मेजबान मध्य प्रदेश द्वारा पहली बार मेजबानी की गई। मध्य प्रदेश के 8 अलग अलग शहरों में इसका जो है आयोजन किया गया। 30 जनवरी से 11 फरवरी के बीच में इनका जो है आयोजन किया गया। 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 के बीच में इन खेलों का जो आयोजन किया गया। पहले स्थान पे महाराष्ट्र रहा, दूसरे स्थान पे आपका हरियाणा रहा, तीसरे स्थान पे मेजबान मध्य प्रदेश रहा, चौथे स्थान पे राजस्थान रहा। और 37वें राष्ट्रीय खेलों में पूछे तो राजस्थान 13वें स्थान पर रहा। वहां पर जो राजस्थान को पदक मिले थे मित्रों 66 पदक मिले थे कुल। 14 गोल्ड, 18 सिल्वर, 14, 18 और 34, ये याद रखना, 14, 18 और 34 कुल 66 पदक मिले थे और 13वें स्थान पर रहा। इसमें 19 कुल 48 पदक मिले और चौथे स्थान पर राजस्थान रहा है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का आयोजन कब किया गया मित्रों? राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का जो आयोजन है वो आपके मार्च महीने में किया गया। 20 से 22 मार्च 2023 को किया गया। कब किया गया? 20 से 22 मार्च 2023 को किया गया। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट्स है जो हम देख लेते हैं। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 क्या क्या फैक्ट है? ये इसका पहला ही संस्करण था। ये आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया मित्रों? तो जोधपुर में किया गया। राजस्थान के किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया गया। 20 से 22 मार्च को किया गया। इसका आयोजन राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया गया था और ये हैंडीक्राफ्ट के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए किया गया। हैंडीक्राफ्ट उत्पादों के निर्यात को, इनका एक्सपोर्ट अधिक से अधिक हो, इनको प्रोत्साहन देने के लिए मित्रों राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया गया और इसका दूसरा संस्करण 2024 में मार्च में आयोजित किया जाएगा, वो भी जोधपुर में ही होगा। राजस्थान में ग्रीन हाइड्रोजन नीति को जो मंजूरी है वो कब मिली थी? राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति के प्रस्ताव को मंजूरी कब दी गई थी? 20 अगस्त, 20 अक्टूबर, 20 सितंबर, 20 नवंबर। तो 20 सितंबर को इसका जो प्रस्ताव की मंजूरी है वो मिली थी मित्रों। आगे बढ़ते हैं।
जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। इस किस्म का नाम क्या था? इस किस्म का नाम यूरिया गोल्ड रखा गया था। इस किस्म का नाम मित्रों क्या रखा गया था? यूरिया गोल्ड नाम रखा गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित? आप इंपॉर्टेंट डालो। ये डॉक्टर देवीलाल महिया को इसके लिए नामित किया गया। देवीलाल महिया मूलतः बीकानेर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः बीकानेर के रहने वाले हैं और राजस्थान के विद्युत विभाग में आप कर्मचारी है। देसुरी उपखंड में आप पदस्थ है। मूलतः विद्युत विभाग में लगे हुए देवीलाल महिया। और जो इनकी जो रचना है मित्रों, अंतस्रो ओळमो, इनकी जो रचना है अंतस्रो ओळमो, उसके लिए इनको ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है। रचना का नाम क्या है? अंतस्रो ओळमो। ओल्मो नहीं है, ओल्मो। राजस्थानी में इसको ड़ बोलते हैं, न नहीं बोलते हैं। इसका अलग से ही प्रोनाउंसिएशन होता है, अंतस्रो ओल्मो। इसके लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली का यह जो पुरस्कार है, इसके तहत इनको रुपये 50,000 का जो पुरस्कार राशि है वो दिया जाएगा। इसके अलावा इससे पहले भी इनको राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर का राजस्थानी भाषा के लिए युवा साहित्य पुरस्कार भी प्रदान किया गया। ये जो पुरस्कार है अंतस्रो ओळमो, ये केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा इनको प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा के लिए युवा साहित्य का पुरस्कार 2023 देवीलाल महिया को दिया जाएगा। मूलतः बीकानेर के रहने वाले, वर्तमान में विद्युत विभाग के कर्मचारी। इस पुरस्कार के तहत इनको 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। वर्ष 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राज्य के कितने शहरों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा की? ग्रीन लंग्स यानी कि पेड़ पौधों के संरक्षण करने के लिए 12, 15, 17 और 13। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 13 जिलों में ग्रीन लंग्स विकसित करने की घोषणा जो की गई है। 26 जून 2023 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में आयोजित क्रेता विक्रेता गौरव सम्मान समारोह में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को कौन सा पुरस्कार मिला? यह प्रश्न मित्रों आरएस प्री में आया हुआ है और उनको मिला था जैम एक्सीलेंस अवार्ड मिला है। इस पूरे 4K पैनल के पीडीएफ में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल यूथ एजुकेशन पर अवेलेबल करवा दूंगा और वहां जाकर के आप इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ को देख लीजिएगा, ताकि यहाँ आपको प्रश्न है दोबारा से आप इनको पढ़ सकें। आगे बढ़ते हैं। 2023 में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप में कौन सी जो है वो योजना शामिल नहीं थी? देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं मित्रों महंगाई राहत कैंप के बारे में। महंगाई राहत कैंप 24 अप्रैल से शुरू हुए और 30 जून तक चले। 24 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक चले और इसमें राज्य की 10 बड़ी योजनाएं शामिल थी। यही ये प्रश्न कह रहा है कि इन 10 बड़ी योजनाओं में से कौन सी योजना इसमें शामिल नहीं थी? तो मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर कार्ड ये था, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट ये भी थी, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना ये नहीं शामिल थी, मुख्यमंत्री कामधेनु योजना ये 3 तो ये हो गई 1, 2 और 4 नंबर वाली। इसके अलावा चिरंजीवी वाली योजना थी, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की योजना थी, 5 हो गई। 2 आपके लाइट से संबंधित थी, ये घरेलू उपभोक्ता और एक कृषि उपभोक्ता वो थी। और ये सारी योजना इसमें जो है महंगाई राहत कैंप में शामिल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया? राजस्थान के सिरोही जिले से। सिरोही जिले में जो आश्रम बना हुआ है वहां से आपने इसका जल जन अभियान का शुभारंभ किया गया है। और आश्रम का नाम अभी मैं भूल रहा हूँ, वो सिरोही का प्रसिद्ध आश्रम है। वहाँ से जो प्राकृतिक जल के संरक्षण के है ब्रह्म कुमारीज, हाँ ब्रह्म कुमारीज संस्थान सिरोही का, माउंट आबू स्थित ब्रह्म कुमारीज संस्थान, यहाँ से इन्होंने वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया है। भारत सरकार का जल संसाधन मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय और ये ब्रह्म कुमारीज मिल करके अगले 1 साल में अभियान चलाएंगे, जिसके तहत जो प्राकृतिक जलाशय है उनके संरक्षण का काम किया जाएगा। 13 अक्टूबर 2023 को यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस के शिखर पर तिरंगा फहराने वाले वीरेंद्र सिसोदिया, तिरंगा फहराने वाले वीरेंद्र सिसोदिया का जो संबंध है वो किस जिले से है? तो वीरेंद्र सिसोदिया का मित्रों संबंध आपके
जोधपुर जिले से है। राजस्थान के जोधपुर जिले के रहने वाले वीरेंद्र सिसोदिया ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर 13 अक्टूबर 2023 को तिरंगा फहराया था। किस जिला प्रशासन द्वारा कुपोषण से निपटने हेतु मिशन आकाश लॉन्च किया गया था? कौन सा मिशन? मिशन आकाश। किससे निपटने के लिए? कुपोषण से निपटने के लिए, मेल न्यूट्रिशन से निपटने के लिए मिशन आकाश लॉन्च किया गया। ये किया गया दूदू जिला प्रशासन द्वारा, नवगठित जिला दूदू से। और दूदू विधानसभा से आपकी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा, राज्य सरकार के पूर्व मंत्री बाबूलाल नागर को हरा करके विधायक बने और वर्तमान में वो उप मुख्यमंत्री है, तो इसको इसके साथ कनेक्ट करके भी याद रख सकते हैं। राज्य के किस शहर में 6 से 10 अक्टूबर 2023 के मध्य 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन किया गया? राज्य के किस शहर में 5 दिवसीय जनजाति स्काउट एवं गाइड महोत्सव का आयोजन किया गया? जयपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और डूंगरपुर। तो इसका राइट आंसर है उदयपुर जिले में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल RIFF, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट लगा लो, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। रिफ 2023 का कौन सा संस्करण 26 से 30 अक्टूबर 2023 तक जोधपुर के मेहरानगढ़ में आयोजित किया गया? संस्करण 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। तो 16वां संस्करण रिफ 2023 का है, जोधपुर के मेहरानगढ़ में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त राज्य का पहला विश्वविद्यालय है। VMOU कोटा, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर, JNVU जोधपुर, MBM जोधपुर। तो राइट आंसर है मित्रों वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा राज्य का A ग्रेड प्राप्त, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त पहला विश्वविद्यालय है VMOU कोटा। मारवाड़ जंक्शन रेलवे स्टेशन में TC टिकट कलेक्टर के पद पर कार्यरत रेसलर सुनील कुमार, मारवाड़ जंक्शन पाली में आता है, यहां पर TT के पद पर कार्यरत सुनील कुमार ने एशियाई खेलों में कौन सा पदक जीता? पहली बात तो सुनील कुमार का संबंध जो है वो पहलवानी से है। सुनील कुमार मूलतः पहलवान है और रेलवे में कार्यरत है। इन्होंने कांस्य पदक जीता है 19वें एशियाई खेलों में, जिनका जो आयोजन है वो हांगझोउ चीन में किया गया। बस कुछ एक प्रश्न बाकी है, धैर्य बना के रखिए। मुझे उम्मीद है कि ये पूरे के पूरे प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने बड़ी मेहनत करके इन प्रश्नों को कलेक्ट किया है। आप लोगों के लिए ही ये जो मेहनत है ये की गई है, तो इसलिए सेशन को लाइक जरूर करें। वीडियो को पॉज करके पहले सेशन को लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि ये सेशन में बनाए गए प्रश्नों का जो लेवल है वो कैसा है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। हाल ही में किस व्यक्तित्व को डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया? डॉक्टर ममता कुमार, डॉक्टर देवदत्त शर्मा, डॉक्टर कृति भारती और सम्यक अरोड़ा। इसका उत्तर भी डॉक्टर कृति भारती है। और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग का पहला चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड भी इनको मिला है। कृति भारती के बारे में हम पहले से व्याख्या कर चुके हैं, मुझे लगता है अब इनके बारे में दोबारा से व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों ने घोड़ी के गर्भ में विकसित भ्रूण को दूसरी घोड़ी में प्रत्यारोपित कर जन्मे बच्चे को क्या नाम दिया गया? राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, जोहड़बीड़ में, और उसके वैज्ञानिकों ने घोड़ी के गर्भ में जो विकसित भ्रूण है उसको दूसरी घोड़ी के गर्भ में ट्रांसप्लांट किया। उस भ्रूण से जन्मी हुई घोड़ी को क्या नाम दिया गया? बच्चे को क्या नाम दिया गया? शिवानी, हिमानी, भवानी या श्रृंखला? उसको क्या नाम दिया गया मित्रों? तो उसको नाम दिया गया है हिमानी। क्या नाम दिया गया? हिमानी नाम दिया गया। ग्रीन हाइड्रोजन नीति के अनुसार किस वर्ष तक राज्य में 2000 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2030 तक 2000 KTPA ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य इस पॉलिसी के तहत रखा गया है। हाल ही में मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण कहाँ किया गया? किस सेंटर का लोकार्पण मित्रों? मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण वो कहाँ किया गया है? तो वो किया गया आपके जोधपुर में। कहाँ किया गया? जोधपुर में किया गया। 4 अक्टूबर 2023 को रेबीज के उन्मूलन हेतु स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया। रेबीज रोग कुत्ते के काटने से होता है, उस रेबीज के उन्मूलन हेतु स्टेट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया 4 अक्टूबर को। राज्य ने किस वर्ष तक रेबीज के उन्मूलन का जो लक्ष्य है वो रखा गया कि हम किस साल तक रेबीज से मुक्त हो जाएंगे? 2024 तक, 2025 तक, 2030 तक या 2035 तक? 2030 तक रेबीज उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। इस रेबीज एक्शन प्लान में रेबीज उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। रेबीज एक्शन जो स्टेट एक्शन प्लान बना है उसके तहत।
जोधपुर जिले के भड़ला में पहली बात तो विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। यहां पर देख लेते हैं, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहां पर है मित्रों? भड़ला बाप में सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है। जोधपुर जिले के भड़ला में 500 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट हेतु किस कंपनी को राज्य सरकार द्वारा अक्टूबर 2023 में भूमि आवंटित की गई? एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को, अडानी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को, या रिलायंस पावर कंपनी को, या राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को? तो जो मित्रों इसका राइट आंसर है वो है एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को ये जो जमीन है ये आवंटित की गई है। देश के कौन से राज्य में तंबाकू नियंत्रण एवं रोकथाम की दिशा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस अवार्ड प्रदान किया गया? देश के किस राज्य को यह अवार्ड प्रदान किया गया? तो यह अवार्ड राजस्थान को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में बेस्ट कार्य करने के लिए टोबैको कंट्रोल एक्सीलेंस जो अवार्ड है वो प्रदान किया गया। किस राज्य को? राजस्थान राज्य को यह अवार्ड प्रदान किया गया। 9 अक्टूबर 2023 को इनमें से किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया? राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो सदस्य है वो मित्रों किसे बनाया गया? कर्नल केसरी सिंह राठौड़, प्रोफेसर अयूब खान, कैलाश चंद मीणा या उपयुक्त सभी? तो इन प्रश्नों का राइट आंसर है उपयुक्त सभी। इन तीनों सदस्यों को राजस्थान लोक सेवा आयोग का जो सदस्य है वो बनाया गया है। 16वीं विधानसभा में अनुसूचित जनजाति है तो विधानसभाओं से संबंधित सारा जो मैटर है वो मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो लेकर के आ चुका हूँ। 40 से अधिक एमसीक्यू जिसमें है, आप जाकर के वहां से जरूर देखिए। 16वीं विधानसभा में अनुसूचित जनजाति एसटी हेतु कितने स्थान आरक्षित है? एसटी हेतु कितने स्थान आरक्षित है? 16वीं विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु कितने स्थान आरक्षित है? तो अनुसूचित जाति हेतु तो 34 है और अनुसूचित जनजाति हेतु 25 स्थान आरक्षित है। ये इसका राइट आंसर है। 16वीं विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी बने, राज्य की किस सीट से चुन के आए? अजमेर उत्तर से चुन के आए। अजमेर दक्षिण से जो विधायक बने वो आपके अनीता भदेल बनी और अनीता भदेल को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ विधायक बनाया गया। सांगानेर से मुख्यमंत्री जी खुद बने हैं, भजन लाल शर्मा सांगानेर से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। विद्याधर नगर से आपके दिया कुमारी मुख्यमंत्री बनी है, विद्याधर नगर से दिया कुमारी मुख्यमंत्री बनी है। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में कुल कितने निर्दलीय विधायक चुने गए? तो राजस्थान की 16वीं विधानसभा में मित्रों कुल 8 निर्दलीय विधायक है जो चुने गए हैं। अभी तक हमने सारे प्रश्नों को कर लिया है। तो ये आपके मित्रों 2023 के 100 बेहतरीन प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ। मैं फिर से कहता हूँ मित्रों, एमसीक्यू से पहले आप थ्योरी पढ़ें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का स्नेह, आप सभी का धन्यवाद कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगी। मिलते हैं अगले ही ऐसे ही किसी और मजेदार सेशन के साथ। तब तक आपके इस मित्र को दीजिए इजाजत। आप सबकी परीक्षाओं की मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।